बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में टॉपिक्स कवर करने हैं सी प्लस प्लस आउटपुट, लैंग्वेज एलिमेंट्स, कीवर्ड्स, प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर। वैसे ये जो तीन हैं ये लैंग्वेज एलिमेंट्स हैं, लेकिन आज के इसी लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है डेटा टाइप्स, इंटीग्रल, फ्लोटिंग एंड एनुमरेशन। तो ये जो टॉपिक्स है ये इस लेक्चर में कंप्लीट होंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, सी प्लस प्लस आउटपुट। इन सी प्लस प्लस सी आउट ये कीवर्ड है। सी आउट क्या है? ये एक कीवर्ड है। sends formatted output to standard output devices. Standard output devices means screen, monitor या LCD या LED such as the screen. We use the cout object along with the insertion operator. किस चीज़ के साथ यूज़ करते? इसको insertion operator कहते हैं। For displaying output, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंपल प्रोग्राम है कि आप जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो बेसिक टेम्पलेट्स था, शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि ये आपने ये स्टेटमेंट लिखना है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। ये मैं बाद में बताऊंगा कि इंक्लूड आईओस्ट्रीम या यूजिंग नेम स्पेस का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। फ़िलहाल आप इससे परेशान ना हो। इंट मैन, ये ब्रैकेट, रिटर्न एंड ये ब्रैकेट, ये है बेसिक टेम्पलेट्स। कोई भी प्रोग्राम होगा तो ये उसका हिस्सा होगा। उसके अलावा जो कोड लिखना है आपने वो यहाँ पे लिखना है। यानी अगर ये सी आउट ये स्टेटमेंट में हटाओ, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा, रन भी होगा, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एग्जीक्यूट में कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक टेम्पलेट है। अब अगर कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए जो हमारे पास कीवर्ड है वो है सी आउट, और इस ऑपरेटर के साथ, यानी सी आउट के साथ ये लेस देन 2 सिंबल यूज़ होंगे। इसको इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर जब नंबर्स के साथ कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं तो शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे सी आउट के साथ जब यूज़ होते हैं तो उसका नाम चेंज होता है इंसर्शन ऑपरेटर। उसके बाद जो भी मैसेज आपने लिखना है वो डबल कोट्स के अंदर लिखना, और डबल कोट्स बंद करके यहाँ पे सेमीकोलन। ये इसका सिंटैक्स है, यानी सी आउट जो स्टेटमेंट है जिससे हम कोई डिस्प्ले करते हैं उसका सिंटैक्स ये है कि आपने सी आउट लिखना है। लेकिन इस सी आउट के लिए ज़रूरी है कि ये 2 स्टेटमेंट ऊपर मौजूद हो। ये अगर ना हो तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि इसके साथ एक कनेक्शन है इसका, जो अभी जो इनिशियल लेवल पे आपको फ़िलहाल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोट्स, इस डबल कोट्स के अंदर यूज़र मैसेज, इस यानी ये सिंटैक्स है सी आउट, इंसर्शन, ये ब्रैकेट, सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन यूज़ होगा। तो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड कोई भी मैसेज, तो ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे कोई भी सिंटैक्स फॉलो नहीं होगा। जो कुछ आप लिखते हैं वो स्क्रीन पे उसी तरह डिस्प्ले होगा। इस बात को थोड़ा सा जो ना गौर से सुनिए, यहाँ पे जो कुछ आप लिखते हैं वो क्या होगा, स्क्रीन पे उसी तरह डिस्प्ले होगा। व्हाट इज़ अ प्रोग्राम मेड ऑफ? ठीक है, ये तो सिंपल मैंने कहा चलो आगे यूज़ होता है। तो सी आउट स्टेटमेंट कि जब आपने कोई चीज़ स्क्रीन पे आउटपुट करनी हो तो उसके लिए सी आउट स्टेटमेंट है, और सी आउट स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है। लेकिन अगर आपने सिंपल एक प्रोग्राम लिखना हो, उसमें आपने अपना नाम प्रिंट करना हो तो सी आउट, ये ब्रैकेट, डबल कोट्स, आप ABC जो भी नाम होगा उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ अ प्रोग्राम मेड ऑफ? प्रोग्राम किस चीज़ से बना होता है? देयर आर सर्टेन एलिमेंट दैट आर कॉमन टू ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कुछ एलिमेंट्स हैं जो तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, कॉमन है। जिस तरह अगर हम देखते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हो जो हम बोलते हैं, उर्दू, पश्तो और इंग्लिश, उनके कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जिस तरह वोकेबलरी, वर्ड आपने सीखने हैं, इसी तरह सिंटैक्स जो होता है कि आप वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये हर लैंग्वेज में होती हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वो एलिमेंट्स आप सीख के उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं।
लैंग्वेज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव अ फ्यू थिंग्स इन कॉमन, कुछ चीज़ें उनमें कॉमन होती हैं। बिलो टेबल लिस्ट द कॉमन एलिमेंट्स यू विल फाइंड इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, जो आपको हर लैंग्वेज में वो मिलेगी। वो क्या है लैंग्वेज एलिमेंट, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करते आगे। कीवर्ड्स, ये एक बहुत अहम चीज़ है। कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड, वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग। Keywords may only be used for their intended purpose. Keywords are also known as reserved word. ये कुछ पहले से C++ के लाइब्रेरी में मौजूद वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको वोकेबलरी का पता हो, यानी जो आप बोलते जो अल्फाज यूज़ करते हैं उनका पता हो। तो यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स है जिस हर कीवर्ड्स की कोई ना कोई मीनिंग है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी पीछे एक कीवर्ड हमने अभी यूज़ की थी सी आउट, तो वो एक कीवर्ड थी। कीवर्ड उसकी मीनिंग क्या थी कि अगर आपने कुछ डिस्प्ले करना है तो कंप्यूटर को तो आप इस तरह सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि प्लीज़ डिस्प्ले दिस, नो, आपने एक सेंटेक्स एक इसी लैंग्वेज के मुताबिक आपने कमांड देना है, तो वो क्या है कीवर्ड सी आउट। अब कीवर्ड्स हर लैंग्वेज में हैं, लेकिन अब प्रिंट करने के लिए जो कीवर्ड है C++ में वो सी आउट है, किसी और लैंग्वेज में कुछ और होगा, लेकिन सब लैंग्वेज में ये चीज़ कॉमन होगी कि कोई चीज़ डिस्प्ले करना है। उसके बाद है प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर। एक तो हो गए कीवर्ड, उसके बाद प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर। प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या है? वर्ड्स आर नेम डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। कुछ वर्ड्स या कुछ नेम ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, किसी चीज़ के लिए वो खुद रखता है। दे आर सिंबॉलिक नेम्स दैट रेफर टू वेरिएबल्स आर प्रोग्रामिंग रूटीन्स, जो हम अक्सर वेरिएबल्स को देते हैं, इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वन आर मोर ऑपरेंड्स। एन ऑपरेंड इज़ यूजुअली अ पीस ऑफ डेटा लाइक अ नंबर। ऑपरेटर्स क्या है? हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है? कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन किस चीज़ के थ्रू होती है? आप मैथमेटिक्स में जब कैलकुलेशन करते हैं तो ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं, प्लस माइनस फलां, ठीक है। तो यहाँ पे भी C++ या कोई भी लैंग्वेज हो उसमें भी आपने सारे ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होंगे जो आपने मैथमेटिक्स में अभी तक यूज़ नहीं किए होंगे। पंक्चुएशन कैरेक्टर दैट मार्क द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ अ स्टेटमेंट आर सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट। जिस तरह उसमें पंक्चुएशन यूज़ होते हैं इंग्लिश में कि हम कामा कहाँ पे लगाते हैं, सेमी कॉलन, वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, और फुल स्टॉप। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ पंक्चुएशन कुछ इस तरह, जिस तरह एक पंक्चुएशन हमारे पास है क्या, सेमी कॉलन, कि हम हर स्टेटमेंट जब कंप्लीट होता है उसके आखिर में क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन से एंड होगा। ये सेंटेक्स है। उसके बाद है सेंटेक्स, रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोग्राम। सेंटेक्स डिक्टेट्स हाउ कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर may be used and where punctuation symbol must appears। अब ये ऊपर चीज़ें तो आपने सारी सीखी, ठीक है। जिस तरह हम इंग्लिश सीखते हैं, सबसे पहले जो कोई भी इंग्लिश सीखते हैं, आप किसी से पूछे मैं इंग्लिश किस तरह सीखूँ, वो सबसे पहले कहते हैं आप वोकेबलरी डेवलप करें, आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रांग करें। वोकेबलरी मीन्स कि इंग्लिश की जो कीवर्ड्स है या जो वर्ड्स हैं उनको आप मतलब सीखे पहले, फिर उसके बाद कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ ये पंक्चुएशन ये कहाँ पे यूज़ है। उसके बाद है सेंटेक्स, जो ग्रामर है वो बेसिकली सेंटेक्स है कि आपने कीवर्ड ये जो वर्ड्स हैं उनको ऑब्जेक्ट कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, पंक्चुएशन मार्क कामा कहाँ पे लिखना है, डॉट कहाँ पे लिखना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सेंटेक्स जो है वो बेसिकली ग्रामर को कहते हैं कि उसका ग्रामर क्या है, आपने किस तरह उन कीवर्ड्स, उन ऑपरेटर्स, उन यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर को किस तरह आपने यूज़ करना है। कीवर्ड, अब हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। Keyword is a predefined or reserved word in C++ library with a fixed meaning and used to perform an internal operation। कीवर्ड क्या है? प्रीडिफाइंड और या रिजर्व वर्ड्स हैं जो C++ के लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है और कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, वो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे यूज़ किया था सी आउट, किस पर्पस के लिए यूज़ किया था, किस ऑपरेशन के लिए यूज़ किया था, कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। C++ लैंग्वेज सपोर्ट्स मोर देन 64 कीवर्ड्स। C++ कितने कीवर्ड्स को सपोर्ट करते हैं? मोर देन 64 कीवर्ड्स।
100 हो सकता है, 90 हो सकता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस होती हैं। एवरी कीवर्ड एग्जिस्ट इन लोअर केस लेटर लाइक ऑटो, ब्रेक, केस, कांस्ट, कंटिन्यू, एंड। जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो आपने लोअर केस में लिखने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स जितने भी होंगे वो यूज़ होंगे लोअर केस में यूज़ करने हैं। 32 कीवर्ड्स इन C++ लैंग्वेज विच इज़ आल्सो अवेलेबल इन C लैंग्वेज। ये जो 32 कीवर्ड्स है डिफरेंट, ये वो ये C++ के वो कीवर्ड्स है जो C लैंग्वेज में भी मौजूद थी, ठीक है। ऑटो, ब्रेक, कैश, ठीक, इसको जब हम टाइम के साथ साथ जो है ना, लेकिन ये गलती से, क्योंकि कंप्यूटर में आप जो कोई चीज़ टाइप करते हैं तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में आता है, ये सारे जो स्मॉल में है, ठीक है। कोई जो आपको नज़र आता है ये सारे स्मॉल में है, लेकिन गलती से टाइपिंग की वजह से जो ना वो गलती से वो फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल में आ जाता है, तो ये सारे स्मॉल में है। ये 32 वो कीवर्ड्स हैं जो C लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं। अब C++ में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आई C लैंग्वेज, ठीक है। तो C लैंग्वेज में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाना मुश्किल था, ठीक है। तो उन्होंने C टाइप की, C की तरह एक और लैंग्वेज डेवलप की जिसमें C वाला काम भी हो, तो यानी पूरी की पूरी C भी उसी में डाल दी और कुछ इजाफी चीज़ें भी उसमें डाल दी जो इजाफी ज़रूरियाती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, एनकैप्सुलेशन की, फ़लाँ चीज़ की, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। तो C++ और C का ये रिलेशनशिप है, यानी C++ जो है उसके अंदर C, यानी अगर 32 कीवर्ड्स थे पहले से, C++ के डेवलप होने से पहले मौजूद थे 32 कीवर्ड जो अभी पिछले मैंने बता दिए, तो जैसे C++ उन्होंने बनाई तो C उसमें शामिल हो गई, तो वो वाले भी उसमें आ गए। और कुछ 30 से अबाव, सॉरी, बाकी जो थे, या मतलब 30 या 32 से अबाव जो थे वो C++ में वक्त के साथ साथ उसमें ऐड होते हैं। तो जो ऐड होते हैं C++ में वो C का हिस्सा नहीं है, वो इधर ऐड होते हैं, वो C का जो पोर्शन है उसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक कमरा बना लिया, ठीक है, आपकी ज़रूरत कल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो आप कहते हैं नहीं 2-3 कमरे हमने बनाने, ये पूरा जो ना घर बनाते हैं, पूरा जो ना आप 4 दीवारी घर बनाते हैं, तो कल आप ये तो नहीं कह सकते ये पूरा घर मेरे इस कमरे के अंदर है, हाँ ये कह सकते ये कमरा मेरे इस नए घर के अंदर है, ठीक है। तो C लैंग्वेज और C++ का यही रिलेशन है, क्योंकि C लैंग्वेज के कुछ लिमिटेशन आए थे, कुछ नए टेक्नोलॉजीज वक्त के साथ साथ नए रिक्वायरमेंट्स थे, तो उनके लिए एक और लैंग्वेज बनाई, लेकिन उस लैंग्वेज में C भी इंक्लूड की और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी अलग से लिखी। यानी इसमें अब आप बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन इसमें हम प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इस कोर्स में हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करनी। Another 30 are words that were not in C, these are new to C++। ये जो कीवर्ड्स है ये सिर्फ C++ में है, C लैंग्वेज में मौजूद नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये क्लास है, यानी जो मेन डिफरेंस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट ये चीज़ें ये C++ में आ गई। इसमें एक कीवर्ड होगा बूलियन, यहाँ पे शायद ये भी डेटा टाइप है, बाद में हम पढ़ेंगे, ये भी C लैंग्वेज में मौजूद नहीं थे, C++ में उन्होंने ऐड कर दिया। कीवर्ड अब चल रहे हैं। एवरी वर्ड इन C++ लैंग्वेज इज़ अ कीवर्ड आर एन आइडेंटिफायर। कोई भी वर्ड हो, ठीक है, C++ के प्रोग्राम में आपको कोई भी वर्ड मिले या तो कीवर्ड होगा या आइडेंटिफायर होगा। की आइडेंटिफायर की टेंशन न ले, अभी उसकी बारी आती है। कीवर्ड्स इन C++ लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स जो होते हैं वो एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं हो सकते हैं, ये भी जहन में रखें। वेरिएबल क्या है वो भी आगे अब आता है। दे आर specifically used by the compiler for its own purpose and they serve as building blocks of the C++ programs। अब पहले नंबर पे जो हम एलिमेंट्स पढ़ते थे कीवर्ड्स थे, दूसरे पे थे प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या है? द नेम ऑफ अ वेरिएबल, द नेम ऑफ अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम और अदर एंटिटी इन क्लास इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। या कोई और एंटिटी हो, जिस तरह स्ट्रक्चर हो, कोई और चीज़ हो,
तो इसके नाम को क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और अदर एंटिटी इन C++ इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। C++ गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू नेम आइडेंटिफायर एज यू विश। C++ आपको इजाज़त देता है, C++ फ्लेक्सिबल है कि आप जो भी नाम आइडेंटिफायर को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हाउएवर देयर आर अ फ्यू रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन नेमिंग आइडेंटिफायर। लेकिन कुछ रूल्स भी है, उसको आपने फॉलो करना है, फिर आपने आइडेंटिफायर को कोई भी नाम दे सकते हैं। आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स। आइडेंटिफायर को आपने नाम किस तरह देना है? आइडेंटिफायर नेम क्या है? वेरिएबल नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, स्ट्रक्चर नेम। कोई भी एंटिटी को आपको अगर नाम देना हो तो वो किस तरह, क्या रूल्स है उसके। द आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड। आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता। अभी जो हमने पढ़े थे जो 64 से अबव कीवर्ड्स थे, तो आइडेंटिफायर यानी आपने वेरिएबल नाम रखना हो, क्लास नाम रखना हो, फंक्शन नाम रखना हो, उसका नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। कीवर्ड आर रिजर्व, वो क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं किसी और पर्पस के लिए। द आइडेंटिफायर कैन ओनली बी कंपोज्ड ऑफ लेटर। आइडेंटिफायर किस चीज़ से सिर्फ कंपोज होता है, किस चीज़ से बना होता है? लेटर से। ये अच्छी तरह याद, जो आइडेंटिफायर नेम रखते हैं यानी वेरिएबल नेम रखते हैं, फंक्शन नेम रखते हैं, क्लास नेम रखते हैं, वो किस चीज़ से कंपोज होगा? वो किस चीज़ से बना होगा? लेटर से, नंबर से एंड अंडरस्कोर। ये सिर्फ ये 3 चीज़ें अलाउड है। लेटर क्या है? A to Z या A to कैपिटल Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। एक होता है वो माइनस वाला साइन, फॉर एग्जांपल A-B, ये नहीं होता, अंडरस्कोर होता है जो नीचे होता है इस तरह, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप इसमें से नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अली 1 2 3 हाँ रख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। और अगर आप इस तरह भी लिखें अली अंडरस्कोर 1 2 3, ये भी वैलिड नेम है। लेकिन क्या मैं इस तरह नाम रख सकता हूँ? अली खान, वेरिएबल का नाम या किसी आइडेंटिफायर का नहीं। देखिए इसमें क्या आ गया, यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेस कंप्यूटर में, ये आप जहन में रखिए, जो स्पेस है कंप्यूटर में वो एक करेक्टर है। जिस तरह ए हमारे पास एक करेक्टर है, 1 एक करेक्टर है, 2 एक करेक्टर है, ये साइन एक करेक्टर है, इसी तरह खाली जो एक आप स्पेस डालते वो भी सेम एक करेक्टर है। तो हमारे पास करेक्टर सिर्फ अलाउड थे लेटर्स, नंबर्स, या जो स्पेशल करेक्टर थे उसमें सिर्फ अंडरस्कोर। यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, यानी वेरिएबल या आइडेंटिफायर नेम्स में, फंक्शन नेम में, क्लास नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। द आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद अ लेटर आर एन अंडरस्कोर। हाँ देखिए, पिछला जो था हमने सिर्फ कहा था ये चीज़ अलाउड है, उसके मुताबिक 1 2 3 अली ये भी अलाउड होना चाहिए, क्योंकि लेटर भी है और नंबर्स भी है। लेकिन ये अलाउड नहीं है, ये इस रूल के मुताबिक अलाउड नहीं है। द आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद अ लेटर आर एन अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम, क्लास नेम सिर्फ स्टार्ट हो सकते हैं लेटर से या अंडरस्कोर से। यानी मैं अली 1 2 3 तो लिख सकता हूँ या 1 3 लिख सकता हूँ, लेकिन 1 3 अली नहीं लिख सकता, या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अगर लिखो अंडरस्कोर 1 2 3 अली, फिर ठीक है, क्योंकि क्या चीज़ अलाउड है स्टार्ट में? सिर्फ अंडरस्कोर एंड लेटर्स। C++ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लोअर एंड अपर केस लेटर्स एंड वैल्यू। यानी अपर केस लोअर में क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, वो दोनों डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर नेम है एन वैल्यू इज डिफरेंट देन एन वैल्यू, इससे वो डिफरेंट है, वो और चीज़ है, ये और चीज़। क्योंकि इसमें अगर आप देखिए वी कैपिटल है, उसमें वी स्मॉल है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसी तरह ये एन वैल्यू, ये भी थर्ड, ये भी डिफरेंट, क्योंकि इसमें सारे कैपिटल हैं। तो आपने एक दफ़ा जहाँ पे जिस तरह लिखा वो हर जगह पे उसी तरह आपने
यूज़ करना है। वैसे वेरिएबल्स नेम आप कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप वेरिएबल नेम्स को या आइडेंटिफायर नेम को स्मॉल में लिखें, किस चीज़ में, स्मॉल लेटर्स में लिखें। खासकर वेरिएबल नेम को आप स्मॉल लेटर्स में लिखें। हाँ, अगर स्पेस हो, फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल नेम 2 वर्ड से बना हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कोई वेरिएबल नेम लिखता हूँ फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं फर्स्ट वैल्यू। अब स्पेस तो दे नहीं सकता हूँ, या तो अंडरस्कोर दूंगा, या इससे बेहतर ये है कि मैं इस तरह लिखूँ फर्स्ट। ये वैसे अप्रोच है, ज़्यादा चल रहा है कि वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम स्मॉल से स्टार्ट होगा, अगर सिंगल वर्ड होगा तो सारा स्मॉल, अगर 2 वर्ड से बना है तो फर्स्ट मतलब स्मॉल से स्टार्ट कर, नेक्स्ट वर्ड जो आता है उसका फर्स्ट सिर्फ कैपिटल लिखना है। तो मतलब बंदे को पता चल जाता है कि ये अब 2 वर्ड से बना हुआ है, बाकी कोई मसला नहीं है, आप सारा भी स्मॉल में लिख सकते हैं। वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या है, अब ये आइडेंटिफायर का एक टाइप है, हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर, याद है पीछे, आइडेंटिफायर इज़ अ नेम ऑफ वेरिएबल, क्लास, फंक्शन। लेकिन फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से, क्योंकि वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेरिएबल की समझ आ गई तो फिर आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो गई। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेसिकली आइडेंटिफायर हैं, नॉट कंसिस्टेंट आर नॉट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी ये कोई मतलब मुस्तकिल चीज़ नहीं है और ना उसमें फिक्स्ड वैल्यू होती है क्या, अगर ये चीज़ें नहीं है तो है क्या, वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर। पहली बात तो ये, अभी मैंने ये बात बताई कि वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर है विच होल्ड्स डेटा, जिसमें आप क्या रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, जिसके अंदर डेटा होता है। अ वेरिएबल इज यूज टू स्टोर अ पीस ऑफ डेटा फॉर प्रोसेसिंग, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज यू कैन चेंज द वैल्यू स्टोर्ड। आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और बाद में उसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन, देखिए आप जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, आपका ये जो है ना स्क्रीन पे ये ड्राइव बने CD, ठीक है, तो ये ड्राइव किस चीज़ के बने होते हैं, देखिए 2 चीज़, एक है मेमोरी, एक है स्टोरेज। मेमोरी का मतलब रैम, मेमोरी जब भी यूज़ होगी रैम और रोम, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमारा जो है ना वो रैम तक है, ठीक है। रैम जो हार्ड डिस्क USB है वो मेमोरी में नहीं आते, उसको स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज का काम है किसी चीज़ को परमानेंट स्टोर करना, रैम जो है ये परमानेंट किसी चीज़ को स्टोर नहीं करता। तो करता क्या है, फॉर एग्जांपल आप जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती है, D ड्राइव, C ड्राइव, E ड्राइव, ठीक है, इस तरह पड़ी होती है। तो ये हार्ड डिस्क का ड्राइव है। आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम है उस पर डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूट किसने करना है, प्रोसेसर ने। एग्जीक्यूट किसने करना है, प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना है। लेकिन क्या यहाँ से प्रोसेसर ने उठा, नहीं, प्रोसेसर कभी भी हार्ड डिस्क से या स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को नहीं उठाता। तो आप जब डबल क्लिक करते ये सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है, मेमोरी मीन्स रैम में लोड हो जाता है। यहाँ पे लोड होके प्रोसेसर ने फिर यहाँ से लेना है, प्रोसेसर ने कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो आप जब भी कोई, और ये रैम जो है ये बाइट बाई बाइट एड्रेसेबल है, यानी इसके एक एक बाइट जो है, एक बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर, एक बाइट होता है 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। तो बाइट बाई बाइट ये एड्रेसेबल होता है, यानी इसके एड्रेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह लाखों जो है ना, करोड़ों अरबों में जो है ना ये एड्रेसेस होती है, ये एड्रेसेबल होता है। और ये एड्रेस जब होता है, देखिए ज़ाहिर बात है, आप जब प्रोग्राम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एट ए टाइम कई प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। आप जब सिंपल प्रोग्राम रन करते हैं, सिर्फ जो आपको डिस्प्ले नज़र आता है उसके लिए भी बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए बैकग्राउंड में क्या चल रहे होते हैं, प्रोसेस चल रहे होते हैं। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ कि प्रोसेस किस तरह, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके टास्क
टास्क मैनेजर में ये आके ना ये ओपन हो जाएगा। डिटेल्स, ये है प्रोसेस, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चला रहा हूँ, बाकी जो है अक्सर ये सारे प्रोसेस जो है ना बैकग्राउंड में चल रहे हैं, सिर्फ इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जो मुझे स्क्रीन नज़र आ रहा है इसके अगेंस्ट इसके पीछे भी तो कोई प्रोसेस चल रहे हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं ये अभी फ़िलहाल रैम में पड़े हुए हैं। सॉरी, मुझसे गलती होगी यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊं कि रैम भी आप देख सकते हैं कि रैम में फ़िलहाल क्या कुछ पड़ा है, सॉरी कितना यूज़ हो रहा है। परफॉर्मेंस में जाके देखिए, मेमोरी की 4 GB रैम है, उसमें 2 GB यूज़ हो रहा है। मैं सिर्फ इस जो है ना स्लाइड्स को चला रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम और कई प्रोसेस चला रहे हैं, तो वो सारे प्रोसेस इधर पड़े होते हैं। अब आपके जहन में आता है कि एक प्रोसेस पड़ा है, दूसरा प्रोसेस आता है तो उसके ऊपर तो नहीं, ये चीज़ मैनेज करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करने हैं। सबसे पहले उसने कुछ हिस्सा जो है ना स्टार्ट में, जब वो स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ तक उसके पास आ गया, बाकी खाली है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने प्रोसेस इसमें है, वो चल रहे हैं। उसके बाद कोई और प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये मेमोरी उसको देनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक टेबल होता है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल उसमें बताता हूँ। एक में फ्री एड्रेसेस होते हैं, एक में एलोकेटेड या रिजर्व, ठीक है। तो ये पहले फ्री में होता था, तो ये इधर डालते, फॉर एग्जांपल इसकी 30, 31 ये एड्रेसेस है कि ये अब क्या हो गया, ये अब एलोकेटेड हो गया। तो कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये फ्री में 35 से फॉर एग्जांपल स्टार्ट है, तो जो फ्री होंगे वो यहाँ से एलोकेट करेंगे। आप जब कोई प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, जैसे आपने इसको क्लोज़ किया तो ये 30, 31, 34 जो है ये वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस टेबल में आ जाएंगे कि ये अब फ्री है। तो इसी तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही एलोकेट करते हैं। तो अगर या आपने रैम में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम रैम में कोई मेमोरी रिजर्व करनी हो, कोई मेमोरी यूज़ करनी हो, कोई स्पेस यूज़ करना हो डेटा होल्ड के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। क्या है, नेम्ड स्टोरेज, यानी ऐसे स्टोरेज लोकेशन जिसको आप नेम दे सकते हैं। वेयर डेटा इज स्टोर्ड, जिसमें डेटा क्या स्टोर हो, विच मे बी चेंज एज आ प्रोग्राम रन्स, प्रोग्राम रन्स के बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, रैम है, ये डिफरेंट लोकेशन है, ये फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, ये एड्रेसेस है, ऊपर मैंने लिखे हैं एड्रेसेस, वहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं, लेकिन मैं सिंपल जो है ना 1 2 3 से। आपने एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन कैरेक्टर टाइप वेरिएबल जो है वो एक ही बाइट रिजर्व करता है। कितने बाइट्स, एक ही बाइट। तो जैसे ये प्रोग्राम जब रन होते हैं, ठीक, आप जो कंप्यूटर में उस वक्त नहीं, जब रन होता है तो जैसे ये स्टेटमेंट आता है 1 बाइट रिजर्व होता है। आगे मैं ए को वैल्यू देता हूँ जी, तो वो इस लोकेशन में स्टोर होगी। उससे आगे मैं लिख इंट बी, उसने 4 बाइट रिजर्व की, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल जो है ना वो 4 बाइट मेमोरी लेता है रैम में, तो उसमें अगर कोई वैल्यू दे तो वो उस 4 बाइट में स्टोर होगी। जितनी बड़ी वैल्यू दे कि 4 बाइट में बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अ वेरिएबल हैज़ अ नेम और आइडेंटिफायर, रेडियस, फॉर एग्जांपल रेडियस, एरिया, कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को कोशिश करें कि आप मीनिंगफुल नेम दें। फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टूडेंट का या किसी का एज स्टोर करना हो, मतलब एज इंटीजर में होगा 30 या 40, तो इंट ए, बजाय कि आप ये नाम बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ए न रिजर्वर्ड है और ये जो रूल्स है उसके मुताबिक है। लेकिन अगर आप इसको रखें इंट एज तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। यानी वेरिएबल नेम, आप जब भी आपने वेरिएबल नेम रखना हो तो मीनिंगफुल रखे ताकि किसी दूसरे बंदे को भी पता चल सके कि ये नेम उसने किस लिए रखा है। अ वेरिएबल हैज़ अ टाइप, एग्जाम्पल ऑफ टाइप आर, वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, टाइप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटीजर जिसमें होल नंबर होते हैं, या डबल, फ्लोटिंग पॉइंट। अ वेरिएबल कैन स्टोर अ वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकुलर टाइप, जो टाइप आप वेरिएबल को असाइन करते हैं वेरिएबल ने उसी टाइप की वैल्यू रखनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक नोट दैट अ वेरिएबल इज इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज एसोसिएटेड विद अ टाइप। तो ज़्यादातर लैंग्वेज में वो टाइप के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी उसका कोई टाइप भी होता है। एंड कैन ओनली स्टोर वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर टाइप। फॉर एग्जांपल
An int variable can store an integer value such as 1 2 3 but not real number such that, यानी अगर आप int टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें सिर्फ इंटीजर या होल नंबर दे सकते, उसमें स्ट्रिंग या रियल नंबर नहीं दे सकते। One of the most important concept in programming is the variable. The variable can be seen as the place to store things. वो तो हमने पहले भी पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है। स्पेस हम बेसिकली रिजर्व करते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर हो सके। न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कैरेक्टर वैल्यूज़, टेक्स्ट वैल्यूज, स्ट्रिंग, मेमोरी एड्रेसेस भी उसमें स्टोर सकते हैं। देयर आर टू मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वेरिएबल। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिक्लेरेशन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट उसकी क्या है? वेरिएबल की डिक्लेरेशन है ऑफ द वेरिएबल विच बेसिकली मीन्स सेटिंग इट्स टाइप, यानी आप उसकी जब टाइप सेट करते हैं कि ये वेरिएबल जो होगा वो किस टाइप का होगा। द सेकंड कॉन्सेप्ट इज द डेफिनीशन ऑफ द वेरिएबल। डेफिनीशन का क्या मतलब है? विच मीन्स सेटिंग इट्स कंटेंट, यानी जब आप उसकी कंटेंट्स, जब आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। तो C++ प्रोग्राम टेम्पलेट्स, ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम टेम्पलेट से मैंने पहले बताया, कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसका टेम्पलेट यही इधर होगा। आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप सी आउट लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी करना है वो इसी पार्ट के अंदर आपने करना है। क्योंकि जब ये कंपाइल होके ये जब एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक कॉल फंक्शन है मेन, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी। तो इसके अंदर जो कुछ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, इसके अलावा और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने पढ़ा था कि वेरिएबल के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है डिक्लेरेशन, एक है डिफिनीशन। डिक्लेरेशन क्या है? टू यूज़ अ वेरिएबल इन योर प्रोग्राम यू नीड टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट बाय डिक्लेयरिंग इट्स नेम एंड टाइप। आपने उसका नेम देना है, आइडेंटिफायर नेम देना है और उसका टाइप देना है इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स। इन तरीक़ों से आप दे सकते हैं। टाइप आइडेंटिफायर, यानी आपने टाइप लिखना है, आइडेंटिफायर मीन्स वेरिएबल नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल टाइप क्या है? इंट ABC, ये वेरिएबल नेम होगी, ये टाइप हो गया। टाइप अभी आगे आते हैं, डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, डबल, काफ़ी टाइप्स हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये तरीका है डिक्लेरेशन का। तो इसका मतलब है हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम ABC है, लेकिन वो किस टाइप का वेरिएबल है? इंट मीन्स इंटीजर टाइप वेरिएबल है। टाइप आइडेंटिफायर 1, टाइप आइडेंटिफायर 2, या आप एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी डिक्लेयर सकते हैं। इंट ABCD, यानी एक ही टाइप के। तो ये 4 वेरिएबल्स होंगे, मेमोरी में ये डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। ये A हो गया, ये B, ये C एंड ये D। लेकिन ये तीनों किस चीज़, 4 किस चीज़, कौन से टाइप्स के? इंटीजर टाइप के। यानी एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी एक टाइप के आप डिक्लेयर कर सकते हैं, कामा से सेपरेटेड। अब ये कामा क्या है? ये पंक्चुएशन है जो हमने पिछले एलिमेंट्स में पढ़ा थे। यानी ये यहाँ पे उसका यूज़ है कि अगर आपने एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करने हो तो पंक्चुएशन मार्क से उनको अलग करें। टाइप आइडेंटिफायर वैल्यू, आप जो है ना वहीं पे जहाँ पे डिक्लेयर करते वहीं पे उसको वैल्यू भी दे सकते हैं। सॉरी, इंट A ये वेरिएबल है, उसको मैं 30 असाइन कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरीका है। बेसिकली इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इस तरह भी डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। इन C++ यू नीड टू डिक्लेयर द नेम ऑफ अ वेरिएबल बिफोर इट कैन बी यूज। तो C++ में आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है यूज़ करने से पहले करना है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ A = 30, यहाँ पे लिखूँ इंट A, तो मैं तो इंसान हूँ, मुझे पता चल रहा है ये A क्या है, ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है, लेकिन कंप्यूटर को इसका पता नहीं है। जहाँ यहाँ पे कंपाइलर पहुँचेगा तो वो एरर देगा कि A अनडिफाइंड सिंबल है, A कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको नेक्स्ट लाइन का पता नहीं है। तो क्या करना है? सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना है, फिर यूज़ कर सकते हैं। अब वैलिड है, पहले सही नहीं था क्योंकि पहले आपने डिफाइन किया था, फिर डिक्लेयर करें। डिक्लेरेशन पहले है। C++ is a strongly typed language. A variable takes on one type. Once the type of a variable is declared, it can only be store a value belonging to its particular type. यानी आपने एक दफ़ा एक वेरिएबल इंट A
इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया तो इसको सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू दे सकते, प्रोग्राम में कहीं पे भी इसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसका टाइप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्ट्रांग टाइप लैंग्वेज कहते हैं, स्ट्रांगली टाइप। कुछ लैंग्वेजेस है जो वो उसमें आप दोबारा वैल्यू चेंज उसके टाइप चेंज कर सकते हैं। इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल मीन्स स्पेसिफाइंग एन इनिशियल वैल्यू टू असाइन टू इट। आप वेरिएबल को असाइन वो भी कर सकते हैं इनिशियलाइज, जो अभी मैंने बताया कि आप जब लिखते इस तरह इंट, ये स्मॉल में सारा इंट ए और ए इक्वल टू 30, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 30। इंटरनली तो ये दोनों ही सेम है क्योंकि एक वेरिएबल है उसमें 30 नेम उसका ए है, उसमें 30 स्टोर है, लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। Initialization means when you provide value to variable at the time of declaration। डिक्लेरेशन के साथ ही जब वैल्यू देते हैं इसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। ये इसको इनिशियलाइजेशन नहीं कहते, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, और इसको कहते हैं असाइनिंग वैल्यू। और जब असाइनिंग वैल्यू और डिक्लेरेशन एक ही स्टेटमेंट में हो तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ये मतलब एक छोटा सा जो है ना टर्म है, ये आपके जहन में होना चाहिए कि इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। अनइनिशियलाइज वेरिएबल, अनइनिशियलाइज वेरिएबल का जो है ना नुकसान क्या है, व्हेन अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ठीक है। इसी तरह जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो क्या होता है, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट कंटेन्स गार्बेज यूनिट, यू असाइन एन इनिशियल वैल्यू। तो उसमें गार्बेज यूनिट्स हो सकते, उसमें गार्बेज वैल्यू हो सकती है, तो आप अगर चाहे तो आप उसकी वैल्यू इनिशियल कोई वैल्यू दे सकते, इनिशियलाइज कर सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक नोट दैट C++ डजंट इशू एनी वार्निंग एरर इफ़ यू यूज़ अ वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइज इट, which certainly lead to some unexpected result। तो वेरिएबल जो इनिशियलाइजेशन है वो क्यों ज़रूरी है। अच्छा, मैंने अब आपको बताया था कि जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो बेसिकली मेमोरी में लोकेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंट ए। मैंने पहले भी बताया था कि रैम जो है ना वो बाइट बाई बाइट एड्रेसेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रैम का ये ऊपर साइड जो है, इसे ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही हैं। एक प्रोग्राम किसी ने एग्जीक्यूट किया, उसमें वेरिएबल ए यूज़ हुआ, तो उसने यहाँ पे 4 बाइट, क्योंकि वेरिएबल ए जो है वो 4 बाइट का होता है, यहाँ पे मेमोरी दी तो उसको वैल्यू दी 300, तो वो 300 यहाँ पे स्टोर होगा। ये प्रोग्राम कंप्लीट होके जब ख़त्म हो गया, ठीक है, जब एग्ज़िट हो गया, तो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो 4 लोकेशन है ये किस खाते में डालता है, फ्री वाले में, कि ये अब क्या है, फ्री है। लेकिन फ्री के साथ उन मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू उसी तरह पड़ी होती है, वो वैल्यू उसी तरह पड़ी होती है, ठीक है। अब आगे कोई और प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें लिखता है इंट सी, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये इस प्रोग्राम के एग्जिट पे जो है ना ये मेमोरी लोकेशन क्या हो गई, फ्री, लेकिन उसमें वैल्यू फ्री नहीं होती, वैल्यू उसी तरह पड़ी होती। तो क्या होता है कि इंट सी, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने दोबारा ये लोकेशन इस सी को दे दी, इस सी को दे सकता है क्योंकि ये फ्री है, ये लोकेशन दे दी, तो सी में ऑटोमेटिकली 300 वैल्यू भी आ गई क्योंकि पहले से पड़ी थी। और ये जो पहले से पड़ी वैल्यू है इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यू। तो जाहिर बात है जब आप बग़ैर उसको जो ना कोई वैल्यू दे के इसी तरह यूज़ कर, फॉर एग्जांपल आगे कोई इंट ए बी, कोई और 2 वेरिएबल है, ए में वैल्यू 10 है और आप लिखते हैं बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, तो हर बार उसमें डिफरेंट वैल्यू आएगी क्योंकि सी में गार्बेज वैल्यू है। तो यूज़ करने, ये अब असल में सी की यूज़ है, तो यूज़ करने से पहले उसकी वैल्यू को
आप इनिशलाइज करें। हाँ, अगर मैं इस तरह लिखूँ a इक्वल टू 0 तो उसको इनिशियली क्या वैल्यू मिल जाएगी, फिर वो गार्बेज वैल्यू रिमूव हो जाएगी। वो गार्बेज वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। किस चीज़ के साथ, 0 के साथ। दूसरी बात ये, फॉर एग्जांपल इंट डी एक वेरिएबल है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पे ये मेमोरी दे दी। हो सकता है स्टार्ट में कोई गार्बेज वैल्यू भी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसको वैल्यू दे डी इक्वल टू 10 तो ये 10 कहाँ पे स्टोर होगा, इस लोकेशन में जो असाइन हुई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूँ डी इक्वल टू 30, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, उस डी की पहली वाली वैल्यू को रिप्लेस करेगा, वो ख़त्म हो जाएगी, नई वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद मैं लिखता हूँ डी इक्वल टू 50, तो वो पहली वाली 30 वाली रिप्लेस करके 50 हो जाती है। यानी बार बार आप एक प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। उसके बाद एक कांस्टेंट। कांस्टेंट आर नॉन मॉडिफाइबल वेरिएबल। कांस्टेंट भी बेसिकली वेरिएबल है जो नॉन मॉडिफाइबल वेरिएबल्स है। डिक्लेयर विद द कीवर्ड कांस्ट, कीवर्ड कांस्ट से वो डिक्लेयर होते हैं। देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आल्सो कांस्ट मस्ट बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। इनको आपने इनिशियलाइज करना है। वेरिएबल है ऐसे वेरिएबल जिनको आपने इनिशियलाइज करने। फॉर एग्जांपल इसको आप छोड़ें, मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ इंट, उसको वेरिएबल ही की तरह, ठीक है, ये सिंटैक्स है। कीवर्ड कांस्ट हमने लिखा था, कांस्ट कीवर्ड आपने यूज़ करना है। ये देख, अगर आप यहाँ से देखें यहाँ तक, तो ये एक वेरिएबल है PI जो इनिशियलाइज हुआ है। जो क्या हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है। इस चीज़ को आप फिलहाल छोड़ दें, जो इनिशियलाइज हुआ है। डबल PI इक्वल टू 3 पॉइंट, उसको कोई वैल्यू दी। डबल टाइप है, जिस तरह इंट एक टाइप था, तो कांस्ट जो कीवर्ड है वो उसको स्पेसिफाइड करता है कि ये क्या है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है। और इसको कांस्टेंट वेरिएबल को हर सूरत में इनिशियलाइज करना है, क्योंकि अगर आपने लिखा कांस्ट इंट ए, ठीक है, एरर नहीं देगा, क्योंकि इसको इनिशियली एरर दे भी सकता है, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल इसको इनिशियली मिल गया गार्बेज वैल्यू, आप यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपने 30 देना था, ठीक है, तो लॉजिकली उसमें एक गार्बेज वैल्यू आ गई, वो तो वैल्यू है, अब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो कांस्टेंट हमेशा के लिए कांस्ट इंट ए इक्वल टू 30, उसी लाइन में उसको इनिशियलाइज करना है। तो ये क्या बन जाता है, कांस्टेंट। इसको दूसरे वेरिएबल जो पिछले पेज पे मैंने डी को आपको बताया कि बार बार चेंज हो सकता है, दोबारा आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा एक वैल्यू असाइन होगी तो पूरे प्रोग्राम में वो वही वैल्यू यूज़ होगी। तो कांस्टेंट की ज़रूरत क्यों है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम है आपके पास, ठीक है, हमने कहा था प्रोग्राम इस मेन के अंदर आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें जो है जो पाई की वैल्यू है, ठीक है, ये बहुत लंबा चौड़ा, फॉर एग्जांपल 1000 लाइन ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें पाई की वैल्यू 3.24 फॉर एग्जांपल, ये जो है 100 टाइम यूज़ हो रहा है। कितने टाइम यूज़ हो रहा है, 100 टाइम पाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन में। तो अगर आपको नज़र आता है ये मैंने गलत लिखा, इसकी वैल्यू है 3.14, तो ये 100 टाइम मैंने गलत लिखा। कितने टाइम गलत लिखा, 100 टाइम गलत लिखा। तो ये फिर अगर मुझे चेंज करना पड़े, कितने टाइम गलत चेंज करना पड़ेगा, 100 टाइम मुझे हर दफ़ा जो है ना जहाँ जहाँ पे लिखा है उसको टी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको वेरिएबल करूँ, फ्लोट वेरिएबल होते पॉइंट्स वाले वैल्यू को स्टोर करने के लिए, PI इक्वल टू 3 पॉइंट, फॉर एग्जांपल इसको मैंने गलत लिखा, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे क्या यूज़ हुआ है, PI। तो कल मुझे चेंज करना पड़ा, मैं सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करूँगा 3.14, तो वो ऑटोमेटिकली 100 जगह पे अप्लाई होगा। वेरिएबल का ये फ़ायदा है। लेकिन जो सिंपल वेरिएबल है, हमने पढ़ा है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे PI मुझसे गलती से किसी दूसरे प्रोग्रामर से, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, वो डिफरेंट लोग डेवलप करते हैं, उसको गलती से जो ना कोई गलत वैल्यू उसने दे दी, ठीक है, वो एरर तो नहीं देगा, वेरिएबल को तो कोई वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो फिर कैलकुलेशन में मसला होगा। मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल की वैल्यू दोबारा चेंज ना हो, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। फ्लोट PI,
अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उसकी अप्रोच ये है कि उनको कैपिटल में लिखना ताकि वो वेरिएबल से डिफरेंशिएशन के लिए आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें जहाँ पे भी कांस्टेंट नेम हो, कांस्टेंट वेरिएबल, उसको कैपिटल में लिखना है। कांस्ट फ्लोट PI 3.14, ठीक, ये 100 टाइम यूज़ हुआ है। अगर कहीं कोई गलती से यहाँ पे लिखता है PI इक्वल टू 3.24 तो ये यहाँ पे एरर आएगा, कंपाइलर टाइम पे एरर आएगा कि आप PI की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि PI क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। यूज़ अपर केस वर्ड जॉइंड विद अंडरस्कोर, फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू, इसी तरह कैपिटल वर्ड मिनिमम वैल्यू। तो कांस्टेंट के जो नेम होते हैं वो कोशिश करें कि कैपिटल में हो। डेटा टाइप, उसके बाद क्या है, डेटा टाइप्स। अ डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग इज अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ वैल्यू a variable has and what type of mathematical, relational or logical operation can be applied to it without causing an error. डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप है कि इन प्रोग्रामिंग अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल है, इसके वेरिएबल को आपने कौन सी वैल्यू देनी है और उस पर कौन से मैथमेटिकल, रिलेशनल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। फॉर example is a data type that is used to classify text, and an integer is a data type used to classify a string, for example, is a data type that is used to classify text, and an integer is a data type used to classify whole numbers। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है डिफरेंट टाइप्स होंगे, तो डिफरेंट टाइप की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि वो ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं लिखूँ आप लोगों का नाम अली, अली एक नाम है, ठीक, ये स्ट्रिंग है, क्या दो नाम आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या चीज़ ऐड हो सकती है? जो प्लस ऑपरेटर है, जो माइनस ऑपरेटर है, वो किस चीज़ पे अप्लाई हो सकते हैं? नंबर्स पे। तो ज़ाहिर बात है डिफरेंट्स जो डेटा टाइप्स होंगे उनके लिए फिर ऑपरेशन भी डिफरेंट होगी, इसीलिए डेटा टाइप्स को उन्होंने अलग अलग किया हुआ है। C++ डेटा टाइप फॉल इनटू द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। Simple data types are primitive data types. Simple data types are primitive data types, structured data types and pointers. हमने जो पढ़ना है इस कोर्स में फ़िलहाल ये पढ़ना है, ठीक है। इनिशियली primitive data types को पढ़ना है। The simple data type is the fundamental data type in C++ because it becomes a building blocks for the structured data type. तो जो बाकी डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, वो भी इन्हीं से बनते हैं, वो भी जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनसे बनते हैं। विच यू स्टार्ट लर्निंग लेटर। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सिंपल डेटा टाइप। सिंपल या जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जो किसी लैंग्वेज के लाइब्रेरी में पहले ही से मौजूद होते हैं। उसमें 3 टाइप्स हैं, इंटीग्रल डेटा टाइप यानी इंटीजर्स जो डेटा टाइप्स, और फ्लोटिंग टाइप्स एंड एनुमरेशन। ठीक है, फिलहाल हम इन 2 टाइप्स को पढ़ते हैं। इंटीग्रल डेटा टाइप्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 9 कैटेगरीज। इंटीग्रल या इंटीजर जो डेटा टाइप है उनकी ये टाइप्स हैं, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बोल, अनसाइंड कैरेक्टर, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड इंट एंड अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, ये डिफरेंट उनके वेरिएशंस हैं। वाई आर देयर सो मेनी कैटेगरीज। वो कहते कि इतने कैटेगरीज क्यों है एक टाइप के। देखिए अगर इंट है तो उसके इतने कैटेगरीज क्यों हैं, तो सिंपल आप इस पैराग्राफ को पढ़ें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एक कैलकुलेशन करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, किसी का एज स्टोर करते हैं, तो क्या किसी का एज 100 या 200 से ज़्यादा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर आपको जो है ना डेटा टाइप बेसिकली ये तो है एक ही टाइप, सब में इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी है, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है ये साइज़ पे है। जो करेक्टर है वो 1 बाइट का होता है, जो शॉर्ट होता है वो 2 बाइट का, जो इंट होता है वो 4 बाइट का, जो लॉन्ग इंट होता है वो 8 बाइट्स का होगा। ठीक है, तो अब अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट, देखिए अगर आपने सिर्फ एज स्टोर करना है और आप यूज़ करें लॉन्ग इंट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप
आपको सिर्फ एक बाइट ज़रूरत थी, आपने 7 बाइट्स वैसे मेमोरी ज़ाया की। तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने वेरिएबल को यूज़ करना है। न्यूअर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव ओनली 5 कैटेगरीज ऑफ सिंपल डेटा टाइप्स। जो कुछ नई लैंग्वेजेस हैं उसमें फॉर एग्जांपल पाइथन वगैरह, उसमें सिर्फ 5 टाइप्स होते हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन एंड एनुमरेशन। उसमें इंटीजर, उसमें ये होता है कि वो रन टाइम पे डिसाइड करता है आप जो भी वैल्यू देते। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर वेरिएबल उसको 3, 4 देते तो वो ऑटोमेटिकली 1 बाइट इंटरनली रिजर्व करेगा। अगर उसको बहुत बड़ी वैल्यू देते तो वो 10 बाइट भी कर सकता है, 20 बाइट भी कर सकता है, कोई लिमिट नहीं। ठीक है। आप पाइथन में अगर आप किसी का एक्सपीरियंस हो उसको कोई भी वैल्यू दे दें वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वहाँ भी इंटीजर टाइप, वो जो वैल्यू आप देते वो इंटीजर बन जाता है और वो वैल्यू के मुताबिक मेमोरी असाइन होती है। लेकिन C++ में इस तरह नहीं है, हर टाइप का पहले ही से स्पेसिफाइड होता है, उससे आप बड़ी वैल्यू, उसको रेंज बढ़ा नहीं सकते ना उससे बड़ी वैल्यू दे सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स में कौन कौन से हैं? शॉर्ट इंट, ठीक है, ये 2 बाइट्स का होता है। अनसाइंड शॉर्ट इंट, जो सिंपल होता है शॉर्ट इंट, इसमें इंटीजर माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं, माइनस इस नंबर से प्लस इस नंबर तक वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब जो अनसाइंड शॉर्ट इंट है वो भी 2 बाइट्स की हैं, लेकिन उसमें 0 to 65,000 यानी वैल्यू डबल हो जाती है। ये डबल क्यों हो जाती है? जब ये रिजर्व होती है मेमोरी में, ज़ाहिर बात है 2 बाइट्स कितने बिट्स बनते हैं? 16। तो जो साइंड वाले होते हैं, ये ऊपर वाले जो माइनस भी स्टोर कर सकते हैं और प्लस, उसमें एक बिट रिजर्व होता है, जो लास्ट बिट होता है वो साइन के लिए कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू 0 स्टोर होगी, अगर नेगेटिव है वैल्यू 1। यहाँ पे ऊपर वाले के लिए 15 बिट्स मौजूद है वैल्यू के लिए, और जब ये अनसाइंड हो तो फिर ये साइन के लिए रिजर्व नहीं दे। 16 के 16 बिट्स किसी चीज़ के लिए रिजर्व होते हैं? वैल्यू के लिए। यानी एक सिंगल बिट्स बढ़ने से वैल्यू डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 बिट्स है, 1 1 1, ये इक्वल है 7 का। किस चीज़ का? 7 का। मैं अगर इसमें सिर्फ एक बिट बटाऊँ 1 1 1 1 तो ये इक्वल है 15 का। यानी एक बिट बढ़ने से वैल्यू का रेंज डबल हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे डबल है, क्योंकि यहाँ पे 16 के 16 बिट्स वैल्यू के लिए यूज़ हो रही है। ऊपर वाले में एक बिट जो लास्ट बिट था, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, वो साइन के लिए था, तो इसीलिए उसमें रेंज कम है, उसमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो सकती है। इस तरह इंट जो है वो 8 बाइट का है, लॉन्ग इंट 4 बाइट का है। पुरानी जो लॉन्ग, अब आप कहेंगे कि लॉन्ग इंट फिर इंट 2 की क्यों ज़रूरत है, रेंज भी सेम है। पुराने जो कंपाइलर थे या आर्किटेक्चर थे उसमें इंट 2 बाइट्स का था, ठीक है, और उसमें ये वाला यूज़ लॉन्ग इंट यूज़ नहीं हो रहा था, लॉन्ग इंट 4 बाइट का था। नए जो है उसमें लॉन्ग इंट एंड इंट ये दोनों बराबर है 4 बाइट। लॉन्ग इंट जो है वो 8 बाइट का है, ठीक है, उसमें इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है कि मुझे तो पता नहीं कि ये वैल्यू है क्या, अरबों में है, करबों में क्या है, इसका मुझे नहीं अंदाज़ा। तो अब इसके बारे में आप देखिए, नोट द लॉन्ग इंट, ये जो टाइप है, एंड द अनसाइंड लॉन्ग इंट डेटा टाइप वर इंट्रोड्यूस इन C++ 11 स्टैंडर्ड। मैंने पहले भी शायद उसमें बताया था एक लेक्चर में, जो मैंने उस इंस्टॉलेशन सिखाई है कोड ब्लॉक्स का, कि C++ के स्टैंडर्ड्स है 98 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड 2014, 17, लेटेस्ट स्टैंडर्ड 2020 है। तो हर नए स्टैंडर्ड्स में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो गई। तो लेटेस्ट जो 11 स्टैंडर्ड है उसमें लॉन्ग इंट ये नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करवाया जो 8 बाइट का था, जिसमें बहुत बड़े नंबर स्टोर हो सकते हैं। इसमें मसला ये कि अगर आप पुराने कंपाइलर यूज़ करते फिर हो सकता है यहाँ पे इस पर आपको एरर दे कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि वो कंपाइलर बना होगा पुराने स्टैंडर्ड्स के मुतालिक। इन डेटा टाइप, this section describes the int data type. This discussion also applies to other integral data types. Integer in C++ as in mathematics are numbers such as माइनस में, प्लस में, ज़ीरो भी, लेकिन जिसमें अशारिया ना हो उस नंबर्स को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं।
पॉजिटिव इंटीजर डो नॉट नीड अ प्लस साइन, यानी अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल को असाइन करते हैं 3 तो उसके साथ प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नो कामाज आर यूज विद इन इंटीजर, इंटीजर के दरमियान कामा नहीं लिखना। वैसे जब हम इंटीजर लिखते हैं तो इस तरह है 2 3, ठीक है, अकाउंट्स वाले स्टूडेंट वो इस तरह कामा डालते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में कामा नहीं डालते हैं। सी प्लस प्लस में कामा का मतलब है कि ये दो वैल्यू, एक 23 है एक 300 है, और वेरिएबल में जो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स है उसमें एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो आपने इसको अगर सही लिखना है वो 23300, ये सही इसका रिजल्ट है। Boolean data type, the data type bool has only 2 values, true and false। ये जो डेटा टाइप है ये सिर्फ C++ में है, सी लैंग्वेज में मौजूद नहीं, इसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू सिर्फ स्टोर हो सकती है। कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल डेटा टाइप, इट इज़ मेनली यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। ये कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बेसिकली है ये इंटीजर डेटा टाइप, लेकिन ये कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए है। आपने कोई भी कैरेक्टर इसमें स्टोर करना हो, इसको डिक्लेयर कर कैरेक्टर ए, ये वेरिएबल नेम है, उसमें कोई भी कैरेक्टर आप जी, ये कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। 1 भी एक कैरेक्टर है, 2 भी एक कैरेक्टर है, प्लस भी एक कैरेक्टर है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, और ये साइन भी एक कैरेक्टर है। अगर आपने स्पेस भी स्टोर करना हो तो ए इक्वल टू कॉमा स्पेस कॉमा एंटर, सॉरी सेमीकोलन। तो आपके जहन में आता होगा कि कैरेक्टर टाइप जो है ना वो इंटीजर टाइप है, तो इसमें ये जी किस तरह स्टोर हो गई। ठीक है, इंटरनली जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी आस की वैल्यू स्टोर होती है, जो न्यूमेरिक आस की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होकर 255 तक। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो 0 कैरेक्टर है इसकी आस की वैल्यू 48 है, जो 1 है उसकी 49, इसी तरह आगे जो कैपिटल ए है उसकी आस की वैल्यू 65 है, जो स्मॉल यानी 65 से स्टोर होता है, स्मॉल ए है उसकी 97 है। ठीक है, तो इंटरनली यही वैल्यू स्टोर होती है, इसलिए इंटीजर टाइप है। हम तो यहाँ पे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू, उसमें स्मॉल या कैपिटल ए स्टोर करता हूँ, लेकिन इंटरनली जहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर है उसमें क्या स्टोर होगा 65। ठीक है, द डेटा टाइप कैरेक्टर इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल डेटा टाइप, इट इज़ मेनली यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स दैट इज़ लेटर डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। ये हर चीज़ कैरेक्टर में है, इस कीबोर्ड में जो कुछ नज़र आता है वो कैरेक्टर है। दस द कैरेक्टर डेटा टाइप कैन रिप्रेजेंट every key on your keyboard. When using the character data type, you enclose each character represented with a single quotation mark, लेकिन आपने single quotation mark से अंदर उसको लिखना है। Example of values belonging to a character, वो इस तरह आप वैल्यू दे सकते हैं सिंगल कोट्स में। Note that a blank space is a character, blank space भी एक कैरेक्टर है, and it's written as simple, आपने डबल कोट्स थोड़ा सा स्पेस देना है, एक स्पेस देना है, 2 स्पेस अगर दे दो तो वो 2 कैरेक्टर हो गए। एट ए टाइम कैरेक्टर वेरिएबल में एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। द डेटा टाइप कैरेक्टर अलाउ ओनली 1 सिंबल, एक ही सिंबल सिर्फ उसमें स्टोर कर सकते हैं। टू बी प्लेस्ड बिटवीन दी सिंगल कोटेशन मार्क, दस द वैल्यू ए बी सी इज़ नॉट, ये कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर ए, क्या मैं इसमें वैल्यू 65 स्टोर कर सकता हूँ? है तो 2 कैरेक्टर, सही होगा या गलत? ये स्टोर कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली इंटीजर टाइप है। मैं डायरेक्ट वो नंबर देता हूं, मैं डायरेक्ट आज की वैल्यू देता हूं। हाँ, इस तरह स्टोर नहीं कर सकता। ए 65, इसका मतलब है 2 कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूं। ये इक्वलेंट है ए इक्वल टू ए। मैं जब इस तरह ए की वैल्यू देता हूं तो इंटरनली एक जहां पे डिक्लेयर होगा वहां पे 65 स्टोर होगा, या अगर डायरेक्ट नंबर दे दो वो भी 65 स्टोर होगा। लेकिन मैं ए इक्वल टू 256 नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जो रेंज है वो है 0 to 55। 0 to 55 हर नंबर के अगेंस्ट कोई ना कोई कैरेक्टर मौजूद होगा। तो आप नंबर में भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपको किसी कैरेक्टर का आस्की कोड मालूम हो, जिस तरह मुझे पता है कि ए कैपिटल ए का आस्की कोड ये है, तो मैं ए को कैरेक्टर वेरिएबल को इसी तरह डायरेक्ट 65 दे सकता हूँ। जब नंबर देना हो
उस आस्क की वैल्यू देनी हो तो फिर सिंगल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कैरेक्टर देना हो ये इस तरह आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंटीग्रल टाइप है, आप इसको जो है ना कोई स्ट्रिंग नहीं दे। हाँ, अगर इस तरह कहें लिखे आप सिंगल कोट, इसका मतलब है कि कंपाइलर ने इस ए की जगह पे इसका जो आस्क की वैल्यू है 65 वो असाइन करना है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स आर नंबर दैट हैव फ्रैक्शनल पार्ट usually represented using two components, the main number and the fractional part। इसी तरह दो पार्ट्स में होता है, फॉर एग्जांपल 3.5, तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का C++ में फ्लोट टाइप है, डबल है एंड लॉन्ग डबल है। ऑन मोस्ट नेवर कंपाइलर, नए कंपाइलर्स में आप इस चीज़ को ध्यान से सुनें, द डेटा टाइप डबल ए लॉन्ग डबल आर द सेम। डबल एंड लॉन्ग डबल सेम ही है, जिस तरह वहाँ पे इंट और लॉन्ग इंट था, तो हम सिर्फ दो टाइप्स यूज़ करेंगे, फ्लोट एंड डबल। द डेटा टाइप फ्लोट इज़ यूज इन C++ टू रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर बिटवीन दिस, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। और इसमें डबल, द डेटा टाइप डबल इज़ यूज इन C++, इस रेंज इज़ दिस टू दिस, ये पावर है ऊपर। अच्छा, फ्लोट 4 बाइट का है, इसमें ये रेंज है, इसकी डिजिट ऑफ प्रिसीजन जो है वो 7, यानी पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक आप दे सकते हैं, उसमें एक्यूरेसी है 7 डिजिट तक वो कैलकुलेट होगी। जो डबल है वो 8 बाइट का है, उसमें जो प्रिसीजन है, डिजिट ऑफ प्रिसीजन है, यानी जो एक्यूरेसी है वो क्या है, वो 15 है। यानी इसमें ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी वैल्यू डबल में, अगर आपको पॉइंट्स के बाद, यानी हम तो अमूमन जब हम काउंटिंग करते हैं 2.3, 4, 3, 2, 9, ठीक है, तो हमें अक्सर जो है ना सिर्फ ये 2 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो है ना, वैसे जो सुपर कंप्यूटर है उसका मेन पर्पज़ ये नहीं होता कि वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो, वो भी है, लेकिन बेसिक उसका जो पर्पज़ होता है, ये पॉइंट के बाद 60, 100, 200 डिजिट तक जो है ना उनकी एक्यूरेसी होती है। तो आम तौर पर फ्लोट जो होता है ना, अगर आप कोई दे देना, कोई नंबर की वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल उसका रिजल्ट जो है ना पॉइंट के बाद 10 डिजिट, तो फ्लोट क्या करेगा, 7 तक करेगा, उसके बाद डिस्कास्ट करेगा। लेकिन डबल 15 तक कर सकते हैं। उससे आगे अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए स्पेशल फिर कोई और लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। इन प्रीवियस कंपाइलर एंड आल्सो इन C लैंग्वेज, यानी पुरानी C लैंग्वेज में लॉन्ग डबल वाज 10 बाइट्स, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स का था, लेकिन C++ में लॉन्ग डबल एंड डबल दोनों 8 बाइट्स के हैं। ये लेक्चर ख़त्म हो गया, इसको आप यहाँ पे YouTube में बाकी लेक्चर भी देख सकते हैं। ये सेकंड लेक्चर था, या इस वेबसाइट में इसके नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।